जब विरासत में मुझे जन सेवा की भावना मिली है तो क्यों नहीं अपने भी कुछ राजनीतिक फील्ड में और जन सेवा के तरफ अपना कदम बढ़ाए। मतलब ये कि आप आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं राजनीति में प्रवेश तो कर ही किया हूँ, जन जन से मिल रहा हूँ, देखता हूँ अगर हम लोगों को बात समझाने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली हम एक उम्मीदवार के रूप में आ सकते हैं। ढाका विधानसभा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ढाका विधानसभा तो बापू की धरती रही है, इसके बारे में क्या कहना है, लेकिन विगत कई सालों से ढाका का जो विकास होना चाहिए इस विधानसभा का अप टू द मार्क नहीं है। हम बहुत सारे इश्यूज में देख सकते हैं, ओवरऑल जो बिहार की समस्याएं हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं कि वही कॉमन प्रॉब्लम तो है ही, एजुकेशन का जो स्तर होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन मेन इश्यूज है। एजुकेशन अगर सुधरेगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सारे फील्ड में भी असर। एक बेहतर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं हमारे प्रशांत जी, तो एजुकेशन का स्तर अच्छा होना चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम, अब हेल्थ केयर सिस्टम में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन वो अस्पताल के अंदर वर्क कल्चर करने का वो जो माहौल दिखता है वो नहीं है। मैं अपनी चिकित्सा में देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं दिखाने के लिए, माताएं लेकर के आते हैं, फादर का तो पता नहीं है। अब हम किसी न किसी कारणवश अपने उसके पिताजी को पूछते हैं तो बोलते कि नहीं, दिल्ली कमाते हैं, लुधियाना काम कर रहे हैं। तो किस तरह की फैमिली लाइफ जी रहे हैं यहाँ के लोग। मुझे पलायन का इतना बड़ा इशू है कि हर घर से गांव में देखते हैं कि सारे लोग माइग्रेटेड है। किस लिए? वही 10,000 15,000 की रोजगार हमारे यहाँ बिहार में नहीं है। अरे ऐसा दिन आ गया कि 15,000 20,000 कमाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है कि हम रोजगार उसको दे सके और उसके माइग्रेशन को रोक करके यही सुविधा मुहैया। इस वक्त मेरी मौजूदगी ढाका विधानसभा में है और मैं ढाका में मौजूद हूं और हमारे सामने ढाका के प्रसिद्ध सबसे बड़े डॉक्टर एलबी प्रसाद यहां पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे ढाका विधानसभा के चुनाव को लेकर। चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुका है और तमाम जो लोग हैं जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर एलबी प्रसाद जी फिलहाल कुछ दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या मकसद है लोगों से मिलना। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल हम जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन लोगों का भी आपने जैसा बताया कि जनसंपर्क के लिए हम कहीं कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों का सलाह हमारे फेवर में आ रहा है। शिक्षक जानते हैं कि एक अच्छे बच्चे के डॉक्टर हैं, इस रूप में जाए तो लोगों में हैं। और मैं तो अब तो जा रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में करीब 15 सालों का मेरा चिकित्सा का योगदान रहा है। मैंने शुरू के 3 करीब से लोगों से मिला है, उस परिवार से मिला है, उस परिवार के बच्चों से मिला है। तो डेफिनेटली समाज के बारे में मेरी एक बहुत अच्छी परख है और मैंने घर घर में जन जन के दुख को, क्या प्रॉब्लम बेसिक्स ग्रास रूट लेवल पे फैमिलीज़ की क्या इशूज है उसको मैंने बड़ी क्लोजली देखा है। इसलिए मैं अब सोचा हूँ कि थोड़ी सी जनसेवा की तरफ बढ़ता हूँ, तो बस एक कदम है जनसेवा की तरफ। सर, ये आपकी कदम है, लेकिन ढाका विधानसभा में आप हैं और आप जैसा मुझे मालूम है कि जन स्वराज पार्टी से नाता रख रहे हैं। तो और भी बहुत सारे अनेक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, आरजेडी है, राजद है, लेकिन आप जन स्वराज में ही क्यों आना चाहते हैं? देखिए, पार्टियां तो हैं, एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं, आरजेडी गठबंधन है, पर मुझे लगता है कि एक विकल्प तो चाहिए ही, एक विकल्प चाहिए। और प्रशांत किशोर जो एक ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, उन्होंने बिहार में, जैसा कि सबको पता है कि बिहार में पदयात्रा की है, सुदूर इलाकों में, गांव में, वैसे टोले में, मोहल्लों पे सारे पैदल यात्रा की हैं, जन जन से लोग मिले हैं, वार्तालापें हुई है। डेफिनेटली उस ग्रास रूट लेवल पे क्या बेसिक प्रॉब्लम है लोगों का, फैमिलीज़ का, माताएँ का, बहनें का, वो बच्चे का, वो क्या इशूज है, उस उन्होंने बड़ी अच्छे से समझा है, परखा है चीज़ों को। तो डेफिनेटली एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं प्रशांत किशोर, तो डेफिनेटली कुछ इशूज है जो बेसिक इशूज, जैसे कि हम माइग्रेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, और किसानों की प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, तो रोजगार की बातें करते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह का इशू जो लेकर के बिहार में आए हैं, मुझे लगता है कि बहुत तेजस्वी आदमी हैं, ज़रूर बदलाव एकदम डेफिनेटली आना ही है।
सर, आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं तो लोग जो है अभी इस इंतजार में है कि डॉक्टर साहब क्या निर्णय लेंगे, क्या विधानसभा में बिल्कुल आपको एक प्रत्याशी के रूप में आ जाना है। देखिए मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो सोचा कि प्रोफेशनल हूँ, मैं एक चिकित्सा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं जब अपने फैमिली पे नज़र डालता हूँ, मैं अपने दादाजी को देखता हूँ। मेरे दादाजी उस समय में वो एक मांझन टाइप के चीज़ थे। नेपाल के तराई क्षेत्र में अपने पूरे ज़िले में वो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, स्वर्गीय रामातौर प्रसाद। और मेरे पिताजी 30 साल तक बेदाग मुखिया के पद पे, बरहरवा सिवन पंचायत है, बड़ी पंचायत हुआ करता था, 9 गांव का पंचायत, उस पंचायत को उन्होंने सर्व किया है। तो समाज सेवा हमने बड़ी क्लोज से देखा है, वो व्यवस्था को मैंने बड़ी क्लोज से देखा है। जो ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह से लोगों की मदद करना, हमारे पिताजी बराबर पंचायती में और लोगों के जन सेवा में वो लगे रहते थे। तो हमने भी कुछ देखी है, कुछ चीज़ें विरासत से मिली है। डेफिनेटली इधर के कुछ विगत वर्षों में मैंने फिर चिकित्सा विज्ञान में चला गया, फिर मेडिकल कॉलेज आरएमसीएच पीएमसीएच से मैंने डिग्री ली और फिर आकर के अपना दिल्ली में जाकर के मैंने सीनियर रेजिडेंसी करी पीडियाट्रिक्स में। फिर बिहार में आकर के मैंने लगा कि नहीं, दिल्ली में रह कर के क्या करना है, घर के तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेटली उस समय बहुत प्रॉब्लम था हमारे क्षेत्र में, अब तो बहुत थोड़ा बहुत अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस सब नाते कि जिस जगह का सिटीजन होने के नाते हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने समाज के लिए सोचें। और मुझे लगता है कि जब विरासत में मुझे जन सेवा की भावना मिली है तो क्यों नहीं अपने भी कुछ राजनीतिक फील्ड में और जन सेवा के तरफ अपना कदम बढ़ाएं। मतलब ये कि आप आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं राजनीति में प्रवेश तो कर ही किया हूँ, जन जन से मिल रहा हूँ, देखता हूँ अगर हम लोगों को बात समझाने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली हम एक उम्मीदवार के रूप में आ सकते हैं। तो ढाका विधानसभा को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, ढाका विधानसभा तो बापू की धरती रही है, इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन विगत कई सालों से ढाका का जो विकास होना चाहिए इस विधानसभा का, अप टू द मार्क नहीं है। हम बहुत सारे इश्यूज में देख सकते हैं, ओवरऑल जो बिहार की समस्याएं हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं कि वही कॉमन प्रॉब्लम तो है ही। एजुकेशन का जो स्तर होना चाहिए, देखिए एजुकेशन मेन इश्यूज है। एजुकेशन अगर सुधरेगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सारे फील्ड में भी असर आता है उसका। तो एक एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, वो एजुकेशन का मतलब नहीं कि पढ़ाई लिखाई स्कूल चल रहे हैं, मास्टर लोग आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बेहतर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं हमारे प्रशांत जी, तो एजुकेशन का स्तर अच्छा होना चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम, अब हेल्थ केयर सिस्टम में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन वो अस्पताल के अंदर वर्क कल्चर नहीं है, वो काम करने का वो जो माहौल दिखता है वो नहीं है। फर्स्ट क्लास लेबर रूम है, एकदम अपडेट मॉड्यूलर, जिसको ओटी बोलते हैं, लेबर रूम बोलते हैं, उस तरह का चीज़ें है, लेकिन वो पेशेंट का रस नहीं है। डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स भी हैं तो एक बैलेंस जो होता है ना कि स्पेशलिटी वाइज डॉक्टर, अब जैसे अल्ट्रासाउंड है तो कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन है, जितने पीडियाट्रिशियन होने चाहिए, गायनी सर्विसेज होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर रेशियोज नहीं है। तो एक बैलेंस होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम को, वो चीज़ें नहीं है। स्कूल की कहानी सुन देख लीजिए आप, स्कूल में बहुत सारे 10+2 स्कूल्स है। हर एक साल मुझे लगता है कि 300 बच्चे, एक स्कूल है जहाँ से हर एक साल 300 बच्चे निकलते हैं। 150 बच्चे साइंस के और 150 बच्चे मैथ्स के, लेकिन स्कूल में साइंस के टीचर ही नहीं है। क्या अनबैलेंस्ड है, डिग्री मिलती है पर एजुकेशन का वो लेवल नहीं है। सरकार तो बहुत दावे कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर रूट लेवल पे जाएंगे, ठीक है टीचर्स की संख्या है, लेकिन जो बैलेंस्ड चीज़ें होनी चाहिए, जो वर्क का कल्चर डेवलप होना चाहिए। कल्चर मतलब कहने का मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल का जो माहौल होना चाहिए, एक टीचर्स और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे डॉक्टर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, तो एक काम करने का एक कल्चर होता है। जब तक समाज में कल्चर डेवलप नहीं होगा ना, एक प्रॉपर आउटपुट नहीं आ सकता है। चाहे आप सरकार कितना भी टीचर की नियुक्ति कर दे, कितना भी पैसा खर्चा कर दे, लेकिन वो सिस्टम बनाने पड़ेगी। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं ना कि मुझे शासन बदलना नहीं है, मुझे व्यवस्था बदलना है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी ना, तब तक सुधार नहीं होगा। सवाल है, आप विधानसभा में आते हैं प्रत्याशी बनकर और आपकी जीत होती है, तो सबसे पहले आप क्या कौन से विभाग पर फोकस होगा, क्योंकि शिक्षा है, मेडिकल सिस्टम है
और रोजगार को लेकर किस चीज़ों पर ज़्यादा पहले आपका फोकस होगा? फर्स्ट एजुकेशंस, एक बेहतर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन रहेगा ना तो इनडायरेक्टली सारे फील्ड पे उसका परकसन इफेक्ट आता है। तो एजुकेशन सुधरेंगे तो लोग अपना नीड, अपनी हमारी क्या राइट्स होनी चाहिए उसको खोजेंगे। जब खोजेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो बेसिक एजुकेशन लोगों का, एक अगर बढ़िया साइंटिफिक एजुकेशन मिलता है, लोगों का एजुकेशन का स्तर सुधरता है ना, तो सारी चीज़ में कहीं ना कहीं बदलाव आएंगे। दूसरी चीज़ें है कि लोग हमारे यहाँ देखते हैं, मैं अपनी चिकित्सा में देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं दिखाने के लिए, माताएं लेकर के आते हैं, फादर का तो पता नहीं है। अब हम किसी न किसी कारणवश अपने उसके पिताजी को पूछते हैं तो बोलते कि नहीं दिल्ली कमाते हैं, लुधियाना काम कर रहे हैं। तो किस तरह की फैमिली लाइफ जी रहे हैं यहाँ के लोग, मुझे सोच करके बहुत हैरानी होती है। एक छोटा परिवार, सुखी परिवार, जिस परिवार में बच्चे हो, माँ हो, पिता भी साथ में हो, तो कितना अच्छा सुंदर परिवार लीड करने में बनता। अब बताइए ना, यहाँ पे पलायन का इतना बड़ा इशू है कि हर घर से गाँव में देखते हैं कि सारे लोग माइग्रेटेड है। किस लिए? वही 10,000 15,000 की रोजगार हमारे यहाँ बिहार में नहीं है। अरे ऐसा दिन आ गया कि 15,000 20,000 कमाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है कि हम रोजगार उसको दे सके और उसके माइग्रेशन को रोक करके यहीं सुविधा मुहैया कराएं। गवर्नमेंट को प्रॉपर फैसिलिटीज के तहत उसको ऋण दे करके एक महिलाओं को रोजगार के लिए एक सस्ते दर पे, हमारे प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि 4% सालाना ब्याज से हम महिलाओं को ऋण देंगे, उनको एक रोजगार करने की सुविधा मुहैया कराएंगे, प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों से सुधार होगा। और एजुकेशन तो प्राइम चीज़ है, एजुकेशन का स्तर तो सुधरना चाहिए, डिग्री लेने से नहीं होता है। लोग एजुकेशन के माध्यम से समझदार बने और अपना डिसीजन खुद ले, अपना राइट्स खुद पूछे लोगों से। सर, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं राजनीति में आते हैं, लेकिन अभी जो प्रचलन चल गया है जातिवाद का, तो बहुत सारे लोग जाति विशेष पर वोट करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे अंत में? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये जाति से, धर्म से लोगों को ऊपर उठना चाहिए हैं। और ये मैं तो ये भी कहूँगा कि मुर्गा भात की राजनीति होती है, पैसों की राजनीति होती है, इस सब से ऊपर उठे, एक सही उम्मीदवार को चुने आप। हाँ, अब जब देखिए प्रशांत किशोर जी हमारे कहते हैं कि अभी तक आपने जिस चीज़ के लिए वोट दे दिया वो मिला, ठीक है, आपने रोडवेज नीतीश कुमार के ज़माने में बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, भले अंदर में जो भी काम हो रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचिए और बच्चे के भविष्य के लिए आप वोट दीजिए। जो प्रत्याशी लगता है कि आपके बच्चे के भविष्य बेहतर कर सकते हैं, उनको आप ले आइए। हाँ, लेकिन ये आजकल जो राजनीति में क्या है ना, पैसों का खेल हो गया है, मुर्गा भात की राजनीति हो गई है। इससे हम कहेंगे, जनता से जरूर अपील करेंगे, इन सब से ऊपर उठिए, जाति, धर्म, मुर्गा भात, पैसे, इन सब से ऊपर उठिए, एक सही कैंडिडेट को आप जिताइए, वो आपके लिए बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि अब राजनीति में पढ़े लिखे डॉक्टर आ रहे हैं, तो लोगों को इस बात को समझना होगा कि बिहार में सिर्फ जातिवाद और लोगों को बहलाकर बरगलाकर वोट लिया जाता है, लेकिन जब अच्छे पढ़े लिखे को आप जब चुनेंगे तो आपका विकास होगा और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे सामने है, जो ढाका के प्रसिद्ध डॉक्टर है एलवी प्रसाद जी, जो इस बार इनके बातों से साफ जाहिर हो गया है कि जन स्वराज पार्टी से इस बार जरूर विधानसभा में एंट्री मारेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले सोचे समझे परखे फिर वो मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर होगा। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। किसी और प्रोग्राम में मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगा, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7।